हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ठीक ठाक होंगे। पढ़ाई लिखाई आपकी कैसे चल रही है। पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम बहुत ही करीब में है, कुछ लोगों का तो स्टार्ट भी हो ही चुका होगा। उसी को देखते हुए हम लोग एक ऐसे विषय पर आज बात करने वाले हैं, क्लास 12 का ही होगा, जिसको हमने आपसे पहले भी ये बताया होगा कि इस चैप्टर्स को हम लोग लास्ट में देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से ये है तो बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, जिसको आप पढ़ते पढ़ते भूल जाओगे सारी चीज़ें। तो इसलिए इस कंसेप्चुअल चीज़ों को याद करने की आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, और इसको अच्छे से आप समझ लीजिए कि एवोल्यूशन चैप्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी माना जाता है। इसको समझने के बाद कहीं ना कहीं आपकी खुद की एक अच्छा आईक्यू लेवल और बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि ये समझने की हम लोग इसमें कोशिश करने वाले हैं कि कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, कैसे गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, स्टार कैसे आए, जीवन कैसे आया, यानी लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। ये तमाम चीज़ बेटा आज हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है ना। शुरू से लेकर अंत तक बन जाइए, ताकि इस चैप्टर को मात्र 25 से 30 मिनट में हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें क्लियर करेंगे। चलिए बिना लेट किए हुए चैप्टर को देखते हुए देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको ये समझना है कि आखिर एवोल्यूशन सर होता क्या है ना। मैंने कहा कि रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा दिया, मैंने पढ़ाया होगा। मैंने कहा कि एसेक्सुअल एक तरफ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो आपका तो भाई क्वेश्चन का आंसर तो यही निकलेगा साहब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत मज़ा आता है, वही सही होगा ना। लेकिन अच्छी बातें हैं, मैं आपको बताऊं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करने का एक अच्छा तरीका है। वहीं पर जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो तो उससे क्या करते हो, कुछ ना कुछ वेरिएशन करते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, मान लेता हूँ कि आप अपने पिताजी यानी अपने दादाजी को और उनके पिताजी के, यानी अगर आप 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पुराने समय में चले जाओ, तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति, वो लोग कैसे रहते होंगे, उनका फेस कैसा रहा होगा, उनका कलर कैसा रहा होगा, उनका हेयर स्टाइल कैसा रहा होगा, यानी ये तमाम चीज़ें, उनकी आईक्यू लेवल कैसे रही होगी, कुछ और ही रही होगी। फिर एक पीढ़ी और आगे आ गया, तब कैसा दिखा आपको, कुछ और बदलाव दिखा। धीरे धीरे एक और जनरेशन अपने दादा पे आ गए, आप देख रहे होंगे कैसा है। और फिर जब अपने फादर पे आते हो तो उनके विचारों से आप भली भांति परिचित होंगे, कैसे लतियाते होंगे गलती करने पर या कोई काम ना करने पर, पढ़ने पर, फेल हो जाने पर, तमाम प्रकार की दिक्कतों के मद्देनज़र रखते हुए आपको भी अच्छा खासा स्वागत आपका होता रहता होगा। अब प्रश्न यहाँ पे, सर तो इसमें इवोल्यूशन कहाँ देखा मैंने? देखा आपने इवोल्यूशन, 3 पीढ़ी जब आप वहाँ गए थे तो आपने कुछ और ही लुक देखे थे, है ना, कुछ और ही स्टाइल देखे थे। 2-3 पीढ़ी बाद जब आने लगे आप, तो आप अपने फादर में कुछ और ही तरीका देख पा रहे होंगे। तो ये जो वेरिएशन आपको दिखाई पड़ता है, ये कैसे हुआ होगा? ये बेटा सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, जब कंटिन्यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कंटिन्यू बदलाव, वेरिएशन जब होता है, तो उससे एक चीज़ का जन्म हो जाता है, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन कहा जाता है ना। यानी ये कहाँ से चला हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स ग्रेजुअल चेंजेस फ्लोरा और फना में जो होता है, यानी प्लांट्स और एनिमल में जो होता है, उसी का रिजल्ट है एवोल्यूशन, जो आप देख पाते हो। क्या मामला को समझ में आ रहा होगा? क्या मैंने एवोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया, क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी बातें इसमें कुछ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इतना आसान है नहीं। एवोल्यूशन मैंने कहा ना कि बहुत ही मस्त चैप्टर है और हार्ड भी है, लेकिन समझने वाली चीज़ें हैं। समझ गए तो आप पूरे एवोल्यूशन का PhD करने वाले हो इसे 25 से 30 मिनट के अंदर। क्लियर है? देखिए, चेंज द फ्लोरा एंड फना, भैया चेंज करना है को, क्या, फ्लोरा और फना को। कहाँ पर? एक ओवर ऑफ मिलियंस से चलता हुआ आया होगा, जो भी मैंने बताया पूरी बातें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़रूरी है एवोल्यूशन। क्यों? ताकि आप सर्वाइव कर सके, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव कर सके, एग्जिस्ट कर सके। कहाँ पर? इस अर्थ पे। अब आपको अर्थ पे रहना है तो अपनी पॉपुलेशन तो बढ़ाओगे ना, कि वही चाहते हो कि आप आए हैं आप ही चले जाओ, ख़त्म कहानी, सब साफ, कोई नहीं चाहेगा भाई। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं और अच्छा उदाहरण लेता हूँ, सोचिए कि आप बहुत पहले किस तरह से आपका
रवैया रहा होगा, कैसा आपका व्यवहार रहा होगा। हो सकता है कि आप 3 रुपये में 1 कप चाय पीते रहे होंगे, आपके पिताजी 3 रुपये में 1 कप चाय पीते रहे होंगे। धीरे धीरे समय बदल चुका है, वक्त बदल गया। कहा जाता वक्त को थोड़ा वक्त दो तो वक्त आपका एक दिन वक्त बदल देगा। तो वक्त वहाँ का कुछ और था उनको बदलने का। लेकिन अब आप सोचिए कि आप एक नई पीढ़ी में हैं और आप अगर वही 3 रुपये में 1 कप चाय की उम्मीद करके बैठोगे तो शायद भूखे भी मर सकते हो। तो ये आपने देखा वक्त कैसे बदल रहा है। तो बदलते हुए हालातों को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को बदलने की आवश्यकता होती है। अगर आप चाहते हो कि आप सर्वाइव करो, अर्थ पे एग्जिस्ट कर पाओ, अपनी जनरेशन को आगे कैरी ऑन कर पाओ, तो ध्यान रखना यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। क्लियर है। तो इन्होंने कहा मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे अपने आप में कुछ ना कुछ एवोल्यूशन चाहिए। हालांकि कैसे माना जाता है कि पहले जब यूनिवर्स बना फिर उससे गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी से आप देखेंगे सोलर सिस्टम बन गया और सोलर सिस्टम से फिर अर्थ बन गया। ये एक चक्र बना दिया गया कि ऐसे एवोल्यूशन हुआ होगा। ये हमने एक परसेप्शन मान रखा है, इमेजिनरी जिसको आप कहते हैं ना, एक काल्पनिक चित्र बना के तैयार कर दिया। तो ये ढांचा अलग अलग वैज्ञानिक अभी देखने को मिलेगा, तैयार करेंगे। फिर धीरे धीरे कहा यूनिवर्स में तो भाई साहब स्टार है, क्लाउड है, गैस है, डस्ट है। ये सारी बातें जब शुरू हुई, अब उसके बाद में कुछ नियम आने लगे, कुछ साइंटिस्ट जन्मे हुए, उन्होंने जगह उनके अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी कि यार मैं भी कुछ ना डिस्कवरी करूँ, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक थेरी है, मैं बता देता हूँ, बिग बैंग थेरी। उन्होंने कहा 20 बिलियन ईयर्स एगो की बात मैं करता हूँ, यूनिवर्स का जब फॉर्मेशन हुआ होगा। अब सब लोग टूट पड़े एक चीज़ पर, यूनिवर्स 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 यूनिवर्स, क्या है यूनिवर्स। अब यूनिवर्स पे लगे पड़े हैं। तो बिग बैंग आए, बिग बैंग ने कहा तुम लोग बेटा तुम पागल मत बनो, मैं सबसे पुराना आदमी हूँ, मुझे पहले ढूंढने दो क्या है ये। तो उन्होंने कहा 20 बिलियन ईयर्स एगो इन्होंने उस वक्त की बात बताई कि जब एक एक्सप्लोजन हुआ था, एक सिंगल लार्ज एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। कहाँ पर? स्पेस में। अब वो एरो स्पेस IIT बाबा को ना समझना। तो यहाँ पर स्पेस में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ सिंगल, और जब ये हुआ तो टेम्परेचर केम डाउन। टेम्परेचर, अब भाई आग लगी हो खेतों में तो क्या उसके बगल में बैठ के तुम अपना लुंगी सेकोगे क्या? अरे बाबू टेम्परेचर बहुत होगा, भागोगे, जानवर एनिमल्स वगैरह सब भाग जाएंगे, ये तो मर जाएंगे, 2 ही ऑप्शन होगा। तो यानी कुछ नए नए टेम्परेचर धीरे धीरे केम डाउन होना शुरू कर दिए। उसी में आप देखिए कि हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्मेशन शुरू हो गया, और दोनों जैसे बने तो आपने देखा कि उसमें बहुत सारे कह दीजिए कि डिफरेंस गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जो यूनिवर्स में जो डिफरेंस गैलेक्सीज के फॉर्मेशन होते हैं, ये बताएगा कि ये बिग बैंग थ्योरी ने बता दिया कि हमें वो क्या मिला, एक हमारा यूनिवर्स है जिसमें एक नहीं अनेकों गैलेक्सी बन के तैयार हो गए हैं, है ना। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उसको पता नहीं, मिल्क गंगा जो भी होता है, लेकिन इसको आप ध्यान रखिए गैलेक्सी कहा गया, मैंने बताया। अब कहा गया ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो इन लोग एक चीज़ और कहा, इन्होंने कहा 1 वर्षों में चली गई जितनी भी लाइट की जो डिस्टेंस होती है उसको उन्होंने कह दिया 1 ईयर्स में चली गई डिस्टेंस ऑफ लाइट ईयर्स, इसको लाइट ईयर के नाम से जाना जाता है। और ये जो डिस्टेंस होता है किसके बीच में बाबू, यही स्टार, यही आपके सामने वाले जो हमारे होते हैं बगल बगल में जो चीज़ें उनके पास पाई जाए, चाहे वो प्लेनेट हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो गैलेक्सीज होते हों, या फिर और कुछ जो भी हमारे गैलेक्सीज में मौजूद है, इन सब के बीच का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टीलर डिस्टेंस। क्या मामला क्लियर है? स्टीलर डिस्टेंस क्लियर हो जाना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स, क्लाउड और भी गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, ये सब के बीच की जो दूरी है, इसको मैंने कह दिया स्टीलर। क्लियर है डिस्टेंस। अर्थ की ओरिजिन के बारे में और भी नए नए जन्मे शुरू हुए। उन्होंने कहा मैं बताऊंगा। कुछ लोगों ने कहा कि देखो अर्थ जो है ना 4.5 बिलियन से एगो की बातें करवा रहा है। ये कह रहा है कि साहब अब ठीक है तुमने कह दिया ओके 4.5 बिलियन मैंने कहा समझ लिया, लेकिन सर इस पर ज़िंदगी कब से आई? तो लोगों ने कहा देखो जीवन आया है, जीवन उन्होंने कहा कि लाइफ 500 मिलियन से एगो आया है। उसके बाद जब अर्थ हमारा 4.5 बिलियन ईयर्स एगो बना तो उसके 500 मिलियन बाद उस पर ज़िंदगी आ गई, यानी 400 बिलियन से एगो बाद उस पर क्या हुआ, ज़िंदगी की शुरुआत हुई, जो कि हम आप एक रिजल्ट है उसके।
क्या बात क्लियर है? ठीक है। फिर देखिए द फर्स्ट, सबसे पहली मर्तबा क्या हुआ, देखो उन्होंने कहा फर्स्ट नॉन सेलुलर, जो सेल नहीं थे, द फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म डेवलप हुआ कब? 3 बिलियन ईयर अगो। सेलुलर वाला कब हुआ? 2 बिलियन ईयर अगो। ये बात इन्होंने बता दिया, नॉन सेलुलर 3 बिलियन, सेलुलर लाइफ फॉर्म 2 बिलियन ईयर अगो। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, उस समय हुआ क्या? उन्होंने कहा जो अर्थ ना, उस पर टेम्परेचर खूब बढ़ा है, खूब टेम्परेचर बढ़ा टेम्परेचर बढ़ा गया। अब बताइए टेम्परेचर बढ़ने से क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है? देखो कहाँ पर, इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के बीचों बीच में टेम्परेचर तगड़ी बढ़ी पड़ी हुई है। बाद में क्या, उसमें एक वैल्केनो या वैल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी फटने लगी है। बेटा होता क्या कि जब ज्वालामुखी फटती है ना, तो बड़े बड़े उसमें लावे आपको दिखाई पड़ते हैं, बड़े बड़े मॉल्टेड पिघले हुए अवस्थाओं में एक से खनिज पदार्थ उसमें आपको दिखाई पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा एक जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो उनको एक मॉल्टन मास दिखाई पड़ा, मॉल्टन पिघला हुआ मास, छू लेना अंगार जिसको आप कहते हो, अर्थ में दिखाई पड़ा, जिससे देखा गया कि बहुत सारी गैसेस निकल रही हैं। वो गैसों जो रिलीज हो रही थी उसमें हमारा मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था और वाटर वेपर भी थे। ये तमाम चीज़ निकले। जब ये निकलने शुरू हुए तब तक हम पहले ही बता चुके हैं कि कैसे सोलर सिस्टम का मामला क्या था। वहाँ से देखा गया कि कुछ किरणें आने वाली हैं जो कि स्किन कैंसर ह्यूमन पे काज करती हैं। ओजोन यानी अल्ट्रा वायलेट, ये जब आई पानी पे धड़ाक से गिर गया। जैसे पानी पे गिरा, पानी बेचारा चकनाचूर हो गया, टूट गया। 2 चीज़ में टूटा, कहा हम बने थे 2 जिसमें से, लेकिन आज हम दोनों टूट रहे हैं। वो कौन थे? वो थे हाइड्रोजन में 2 और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन तो चलो चला है, अर्थ पे काम कर रहा है, उसका वो चल ही रहा है, लेकिन ऑक्सीजन कहा कि तुम टूटे हो मुझसे, जाओगे जुड़ोगे कहीं और। कहा क्या करें, ये नेचर का ही दिया बना बनाया सब सिस्टम है, तो जुड़ना तो पड़ेगा ना। तो ये ऑक्सीजन कहता है ठीक है डोंट वरी, मैं जाता हूँ जो तुम्हारे बगल में निकला था अमोनिया, उससे जुड़ करके N2 नाइट्रोजन गैस और वाटर बना लूँगी फिर से, टेंशन मत लेना। और फिर मैं कहूँ कि यही ऑक्सीजन इस मीथेन के साथ ज्वाइंट होगा, और मीथेन से जैसे जुड़ा फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना दिया। अब ये दोनों बनना शुरू करिए। अब ये भोजन बनाएगा पौधा विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये सारी कांड शुरू हो रहे थे। वहीं पर हुआ क्या, अर्थ में ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी क्या क्या कैसे होता है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, जब यही ऑक्सीजन इज द रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म ऑफ द ओजोन। ओजोन का फॉर्मेशन करने में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है, ध्यान रखिएगा। इस ओजोन में कभी कभी ना डिप्लेशन हो जाता है, जिस वजह से अल्ट्रावायलेट नीचे आ जाता है। ह्यूमन एनिमल्स कैंसर, स्किन कैंसर करने की जिम्मेदारी लेता है अकेले। ये हुआ क्या, जब ऑक्सीजन जिम्मेदार हुआ ओजोन के लिए, टेम्परेचर धीरे धीरे केम डाउन हुआ, पानी वेपर के रूप में कन्वर्ट होने लगा, फॉर्म कर दिया क्लाउड, बादल, बहुत सारे बादल बनने दिखाई पड़ गए। भाई साहब जब ये बादल हुआ ना, कंडेंस हुआ, गुच्छा बन गया, कंडेंस अवस्था में आ गया, संगठित हो गया। और जब कंडेंस हुआ तो रेनफॉल बन गए, एंड द रेनफॉल ओशियन में चले गए। बड़े बड़े हाईवीज वाटर बॉडीज दिखाई पड़ने लगे। एंड वाटर बॉडीज क्या हुआ, फिर धीरे धीरे वहाँ देखेंगे कि बहुत सारे हॉटनेस, गर्माहट, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ द केमिकल धीरे धीरे उसमें निकलने लगे। और ये हॉट और केमिकल की वजह से देखा गया कि लाइफ का फॉर्मेशन या लाइफ अपीयर्ड हो चुकी थी। इन दिस वे वी कैन से दैट द फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड इन द वाटर। सबसे पहली मर्तबा जो देखा गया, जिंदगी की शुरुआत पानी में हुई है। किस में हुई है? पानी में हुई है। ये बात यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। जब आप बात करते हो दोस्तों कि थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द लाइफ, जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई है मुन्ने? अब जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई है उसको बताने वाले भी बहुत सारे जन्मे हुए हैं। अब जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि मैं कुछ स्पेशल क्रिएशन दे दूंगा। अब स्पेशल क्रिएशन अपने आप में टैलेंट था। उन्होंने कहा कि लाइफ जो है ना मात्र 6 दिन में बन गई है। कहा गया अरे 6 दिन में कौन सी बाबू, कहा गया ये एक नेचर गॉड गिफ्टेड है। तो 6 दिन में बनने वाला जो प्रोसेस आपको देख मिल रहा है वो एक सुपर स्पेशियल पावर होगा, कोई होगा जो सुपर नेचुरल पावर बैठा है, 6 दिन में बना देता है। तो बोला वो है क्या? कहा वो गॉड है, ईश्वर है। कहा अच्छा, बहुत अच्छा है, आई होप यानी कि तुम अच्छे हो। फिर कहा कि हम कुछ बताएंगे, डाइवर्सिटी क्रिएट करती है इस चीज़ को मेंटेन करके, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां दिखाई पड़ती हैं, जिंदगी की शुरुआत होती है। कहा कि नहीं ये तो बात तुम गलत कह रहे हो। तो कहा कि फिर का 4000 ईयर्स लगे हैं इस धरती का फॉर्मेशन आज जो तुम देख पाते हो ये बनने में।
कहा कि हाँ ये हो सकता है, वक्त लगे होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक स्पेशल क्रिएशन के बारे में लोगों ने कह दिया। अब दूसरा जब बैठा तो वो एक किनारे देख रहा, कह रहा है क्या करे बेटा? तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम कैटास्ट्रॉफिज्म की बातें करता है। ये कहता है कैटास्ट्रॉफिज्म एक थ्योरी मैं दूंगा। कहा कि ये क्या है भैया, कैटास्ट्रॉफिज्म कौन सी थ्योरी है? तो ये लोग थोड़ा सा परेशान हो गए। उन्होंने कहा देखो अकॉर्डिंग टू द सेम कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स जो एग्जिस्ट होते हैं ना, यानी उन्होंने कहा कि डिसअपियर, जिससे एक नई ज़िंदगी धीरे धीरे बनना हो जाती है, यानी कि न्यू लाइफ केम हो गई। पुरानी चीज़ों से धीरे धीरे कैसे कैसे इवेंट्स हुई, कुछ लाइफ एग्जिस्ट हो गई और उससे नई चीज़ों का फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हो गया। इनका अपना एक सिद्धांत रहा है। लेकिन यहाँ तक मामला भी शांत नहीं था। अब मामला को बेहतर बनाने के लिए लोग और आने लगे। उन्होंने कहा देखो हम बनाएंगे कुछ एक स्पेशल टाइप का, जिसको बोलेंगे लोग कहते हैं कि पानास्पर्मिया। अब पैनास्पर्मिया एक थ्योरी थी जिसको आप कास्मोजिक भी बोलते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं एक नाम से हाँ कास्मोजोइक भी कह देते हैं। ये कास्मोजोइक की पोजीशन एक जगह है, एक स्थान न कहिए, लेकिन एक जान लीजिए एक थ्योरी है। इस कास्मोजोइक जो थ्योरी है ये कुछ नहीं करती, ये कहते हैं जो एक्स्ट्रा जो टेरेस्ट्रियल थ्योरी होती है, इसी को उन्होंने इसमें इन्वॉल्व कर दिया। अब इन तीनों की बातों से थोड़ा लगने लगा कि हाँ ये यार ज़िंदगी कहीं ना कहीं इन लोगों से तो बातों से मेल खा रही है। लेकिन क्या इस बात को सत्य मान लिया जाए कि ज़िंदगी यहीं से बनी है? तो इस पर बहुत सारी विवाद होने लगे। उन्होंने कहा देखो हम ए बायोजेनेसिस का सिद्धांत देंगे। ए मीन्स हो गया एब्सेंट, बायो मीन्स लाइफ, और जेनेसिस मतलब आप समझ ही पा रहे हैं कि जनरेशन। अब यहाँ से ये मामला उठा कि यहाँ लाइफ अपीयर्ड हुआ है, कहाँ से? फ्रॉम द नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग से कैसे बना होगा? नॉन लिविंग मैटर है, कोई पड़ा हुआ है, उससे ज़िंदगी बनेगी। एक जानवर है छोटा सा है, ठीक है, अभी ये मालूम मर गया हो, अब मर गया, डिके हो गया, सड़न बिल्कुल रॉटन हो गया हो, तो क्या उससे ज़िंदगी बन जाएगी? कहा कि नहीं, इसी से तो मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, क्यों नहीं? अभी जो आप देखेंगे रेप्टाइल्स होते हैं, जो स्कॉर्पियंस होते हैं, ये अपीयर्ड होते हैं, एक बताया कि स्पॉन्टेनियसली ऐसे बने हैं। ये बताया कि नहीं भाई साहब, ये नील रिवर्स में ये सब चीज़ें अपीयर्ड हुई हैं, अपने आप बने हैं यहाँ पर। अब रेप्टाइल्स स्कॉर्पियन अपने आप बने हैं। अच्छा, तो लोगों को चलने लगा दिमाग में, यानी यार अपने आप से बन रहा है क्या? कहा कि अच्छा, एक और खेल बन गया। उन्होंने कहा अरे देखो तुम जो है ना गर्मी में कहीं घूम के आओ और पूरे शरीर पे पसीने लगे हो, स्वेट लगे हो, और उस स्वेट को तुम उठाओ और उस स्वेट शर्ट को तुम एक स्थान पे कोने में रख दो और उसमें देखो कि एक फ्यूम्स रिलीज होगा, और थोड़े से तुम उसमें ग्रेन डाल दो, और ग्रेन डालने के बाद आप देखोगे कुछ समय बाद उसमें लाइफ अपीयर हो जाएगी, चूहे बन जाएंगे। ऐसे ऐसे हाइपोथेसिस दिए गए। हालांकि कुछ भी कह सकते हैं लोग, साइंटिस्ट तो है ना, सोचने की क्षमता होती है तो अपना सोच करके कुछ ना कुछ बना ही देते हैं लोग। अब कहा गया ठीक है ए बायोजेनेसिस, हालांकि खारिज कर दिया किसने? जब सिद्धांत आ गया, थ्योरी आ गई बायोजेनेसिस की। बायोजेनेसिस ने कहा बेटा तुम ए बायोजेनेसिस जरा कब्जे में चले जाओ, तुम्हारा काम यहाँ पे है नहीं, ये ज़िंदगी में आओ चूहा वगैरह वगैरह क्या दाना पसीना बता रहे वक्त, तुम बेकार हो। उसने कहा तो भाई मैं क्या करूँ? कहा बायोजेनेसिस सिद्धांत मैं दूंगा, मेरा अधिकार है, जो मैं लिविंग जनरेशन की बात करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि ज़िंदगी की शुरुआत कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से हुई है, यानी ज़िंदगी जो हमारी बनी है उसी से हमने देखा कि ज़िंदगी जो चल रही उसी से नई बन के तैयार हो जाती है। अब इन लोगों में थोड़ा तकलीफ होने लगा, यार मैं जिंदा हूँ तो क्या मैं एक नया ज़िंदगी बना सकता हूँ? हालांकि इसने ए बायोजेनेसिस को खारिज कर दिया कि तुम बेकार हो, तुम नहीं कर पाओगे, मैं बायोजेनेसिस हूँ, मैं बताऊँगा, इसने बता दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिक हैं, जैसे यहीं पर एक साइंटिस्ट, इनके बात को थोड़ा कहा कि चलो ठीक है बायोजेनेसिस को हम लोग मिल करके सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट करने के लिए दोस्तों एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था पॉस्चर स्वान नेक। अब पॉस्चर स्वान नेक साहब जो आए, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कर दिया। अच्छा, उनके एक्सपेरिमेंट का एक तरीका था, उन्होंने एक ब्रोकन लिया और एक कैपिटल यानी टाइट करके बांध दिया। अब देखिए, अब तकलीफ इस बात की थी यार कि एक तो ब्रोकन था, टूटा था, और एक बिल्कुल स्वान की गर्दन की तरह था। अब तकलीफ आने लगा कि सर इससे क्या फ़ायदा होगा? कब देखो बेटा जो ये हमारा ईयर इंडेड करेगा ना, ईजिली कर ले जाएगा। किस में? तो कहा कि सर ये जो जैसे मान लो कि स्पोर हो गया, जैसे कि मान लो कि हवा में स्पोर घूमते हैं ना, तो ये हो गया, तो ये आसानी से उस हम कह सकते हैं जो हमारा ब्रोक वाला था उसमें आसानी से ईजिली चला है अंदर। अब वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ देखने को मिला कि यार बड़ा तेज चल रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि पहले तो एक बॉर्थ लिया। बॉर्थ समझिए क्या है? बॉर्थ एक लिक्विड है भाई साहब, जो उस
गगरी में डाला गया, और गगरी मतलब आप समझ लीजिए कि हमने जो एक फ्लास्क बनाया है उसमें बॉर्थ डाला गया, जिसमें बताया गया कि इसमें ईस्ट और वाटर का एक सोल्यूशन तैयार करेंगे, और उसी सोल्यूशन को दो अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्लास्क में रखा गया। जो एक तो हमारा कैसा था, एक हमारा ब्लॉक था, नहीं थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं मतलब टूटा हुआ था, और एक हमारा थोड़ा गर्दन उसकी हंस की तरह ऐसी थी, मुड़ी थी। दोनों में देखा गया कि इसमें माइक्रोवेल एक्टिविटी होगा, तो देखा गया आसानी से ऑक्सीजन आकर के घुस जाता था, जो ब्रोक वाला पार्ट उसमें चला गया, उसमें माइक्रोवेल एक्टिविटी हरकत शुरू हो गई, जान के ज़िंदगी बनेगी यहाँ पे। लेकिन जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बटुला की तरह था बेटारा, अच्छा इसको गर्म करना था मुझे, ये जो हमारा बॉर्थ है उस बॉर्थ को ईस्ट और पानी को गर्म करते गए, और गर्म करते करते अलग अलग सोल्यूशन में डाला। एक में जो टूटा हुआ है उसमें ज़िंदगी हो गई, माइक्रोवेल एक्टिविटी शुरू की, लेकिन जो बेचारा टेढ़ा बकुला है उसमें क्या हो, जो स्पोर होता था वो ट्रैप्ड कर लिया जाता था। वो ट्रैप्ड होता था कहाँ पर, जो गर्दन थी, स्वान का जो नेक था उसी में फंस जाता था। अब वो जो फंस गई ना, तो देखा कि उस बॉर्थ से किसी प्रकार का माइक्रोवेल हरकत हो ही नहीं रहा है, तो कहा कि इसमें ज़िंदगी नहीं होगी। फ्लास्क जो हमारा नेक वाला था, उस एस वाले नेक में देखा गया कि हाँ ठीक है, एक एस नेक में देख लिया कि जो हमारा ब्लॉक वाला उसमें देखा गया जो हमारा इस प्रकार का, तो उसमें ज़िंदगी नहीं दिखाई। तो एक एक्सपेरिमेंट शुरू होगी। अब धीरे धीरे और लोग आ गए जिन्होंने कहा कि मैं कुछ केमिकल थ्योरी दे दूंगा। अब केमिकल थ्योरी भी अपने आप में बहुत ही मायने रखती थी। भाई केमिकल थ्योरी बनाना तो जाहिर सी बात है कि आपको एक रशियन के बायोकेमिस्ट लोग आए, उन्होंने कहा, जैसे ओपेरिन साहब आए। ओपेरिन अकेले नहीं थे, उनके कुछ एक दोस्त थे जिसका नाम था हॉल्डेन, या इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब हॉल्डेन साहब जब आए, चूँकि इंग्लैंड के भी अच्छे खासे माने जाने व्यक्ति थे, तो आपके जो मेन थे ओपेरिन थे, एक हॉलैंड साहब थे, और एक इसमें कौन था, एक कोई मुझे दो ही लेते हैं, चलो ठीक है। देखो इसमें दो चीज़ों को लिया हमने, ओपेरिन को ले लिया और हॉल्डेन साहब को ले लिया। अब इन दोनों मिल गए और इन दोनों ने कहा कि हम लोग प्रपोज करेंगे कि सबसे पहली मरतबा जो जीवन हुआ है, शुरुआत हुई है, ये हम बता देंगे कि कहाँ से हुई है। तो उन्होंने क्या साहब, एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से हुई। इन्होंने भी सपोर्ट कर दिया कि ठीक है, पुरानी ज़िंदगी से ही नई ज़िंदगी का फॉर्मेशन हुआ, इस पर सपोर्ट किया। उन्होंने कहा देखो इसके लिए काफ़ी एक्सेप्टेड थ्योरी भी रही है, लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा देखिए सर, अगर पुरानी ज़िंदगियों की शुरुआत बताना है नई से, तो कुछ चीज़ें आपको डालना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा कि हम यूज़ करेंगे हाई टेम्परेचर कर देंगे, ठीक है, टेम्परेचर अभी देख ही रहे हो, हाई टेम्परेचर करवा दिया। वॉल्केनिक इरप्शन जो करवाया ही करवाया था, अभी बताया मैंने। फिर उन्होंने थोड़ा सा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बना दिया। हालांकि स्टार्टिंग के दौरान हमारा जो अर्थ था वो रिड्यूसिंग टाइप का था, तो ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर अभी चल रहा है, अभी भी चलेगा। लाइटिंग, ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और उन्होंने बता दिया कि हाँ ये चीज़ें चाहिए। और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो केमिकल थे, चाहे वो कार्बन थे, चाहे वो हाइड्रोजन थे, चाहे वो ऑक्सीजन थे, नाइट्रोजन थे, सल्फर थे, फास्फोरस थे, ये सब मिल गए। कोई कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया बना दिया, कहीं पर आगे चला मीथेन बन गया, कहीं पर हाइड्रोसाइनाइड बन गया, एससीएन जिसको आप कहते हैं, ये सब मिलकर फिर एमिनो एसिड बना दिया, जो कि सिंपल फॉर्म में धीरे धीरे शुगर, नाइट्रोजनस बेस, ये सब बनना शुरू हो गया। जैसे वो आगे बढ़ा, फिर धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स में आ गया, प्रोटीन वहीं पर तैयार कर दिया, शुगर बन गया, न्यूक्लिक एसिड बन गया। ये धीरे धीरे जब बनते चले गए, तो कहा गया कि प्रोबेबली कम डाउन फर्स्ट लाइफ, कहा गया कि यहीं से शुरुआत इसकी हो गई। तो ये पूरी की पूरी एक बैकग्राउंड इन्होंने बनाया कि कीमो से कैसे बनता है, केमिकल से कैसा। इसके लिए सपोर्ट करने के लिए माना जाता है कि हाँ ये ओपेरिन साहब, रशियन बॉटनिस्ट, बहुत ही खतरनाक अपना रोल प्ले किया था इसमें। साथ ही साथ उनके जो मित्र थे हॉल्डन साहब, इन्होंने अच्छे खासे इंग्लैंड के रहने वाले थे, उन लोगों ने मिल करके, हॉल्डेन एंड ये मिल करके बहुत अच्छा नेम उन्होंने दे दिया। और फाइनली ओपेरिन साहब और इन दोनों ने कह दिया कि हाँ ये एक्सेप्टेड थ्योरी है, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद में अब जब ये कहानी शुरू हुई, फिर एक साइंटिस्ट कूदते हुए आ रहे हैं, लग रहा है अभी कैच ले लिया जाएगा, मिलर। अब मिलर कहाँ बैठेगा, मिलर कहेगा देखो सर मैं मिलर हूँ और मेरा भाई ओरियस। तो मिलर और ओरियन ने कहा कि मैं एक्सपेरिमेंट दूंगा, मैं इतना बड़ा बटुला दे दूंगा, और उस बटुले, उस फ्लास्क में से मैं कुछ स्पार्क डिस्चार्ज करूंगा। उसमें स्पार्क जब डिस्चार्ज करने वाला जो चैम्बर लगाया गया, कहा ठीक है इसको क्या करोगे, कहा कि देखो सर जब ये स्पार्क चार्ज करेगा, मैं बगल में इलेक्ट्रोड लगा दूंगा, और इलेक्ट्रोड लगाने के बाद मैं एक पाइप लगा दूंगा लंबी सी, उस पाइप के अंदर मैं कुछ वैक्यूम पंप भी डालूंगा, वैक्यूम पंप डालूंगा, और नीचे से मैं क्या करूँगा, जिस बटुले में पानी भर दूंगा, पानी भरा रहेगा, उसको मैं बॉयल करूंगा लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। कहा गया उससे क्या फ़ायदा होगा, कहा गया सर देखो ये धीरे धीरे वाटर वेपर के रूप में आगे बढ़ेगा, और वाटर वेपर धीरे 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 आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे जब धीरे वाटर जब आगे बढ़ेगा, तो वहीं पर आपको एक लिक्विड वाटर मिलेगा जो कि इन ट्रैप में रहेगा, और वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, जिसमें कंडेंसर लगा रहेगा, और कंडेंसर साथ साथ आप देखेंगे वाटर धीरे धीरे आउट ले जाने का रास्ता भी है। और जो हमारा पूरा का पूरा स्पार्क वाला एरिया है, वहाँ गैस भरा है, उसी गैस को तुमको वेपराइज करना है। वो गैस कौन कौन है, मीथेन, CH4,
2 रेशियो में। वहीं पर आप थोड़ा आगे बढ़ोगे अमोनिया 1 रेशियो में। वहीं थोड़ा और आगे बढ़ोगे हाइड्रोजन 1 रेशियो में, सॉरी 2 रेशियो में। तो यहाँ पर जो रेशियो हमारा तैयार हो गया, हमने कहा मीथेन, अमोनिया और हमारा हाइड्रोजन 2:1:2। इस रेशियो में हमने उस पूरे स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर में डाल रखा है। और इस प्रोसेस हमने देखा कि ये प्रोसेस हुआ। हालांकि इनके एक्सपेरिमेंट के 18 दिन बाद आप देखा गया, इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि हाँ ये ऑब्टेन किया गया, जिसमें अमीनो एसिड देखा गया। अमीनो एसिड की तरह हमने बताया गया जैसे कि ग्लाइसिन, एलेनिन हो गया था, जैसे कि इसमें एस्पार्टिक एसिड, ये तमाम चीज़ें देखी गई। और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को सिमिलर एक्सपेरिमेंट बिल्कुल इन्हीं की तरह बनाते हुए बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको फॉलो किया और माना कि हाँ बात ये सही कह रहे हैं। अब मिलर और जो वारी साहब थे, उरी साहब थे, इन लोगों ने अपनी बातें बहुत अच्छे से बता दिया। अब थोड़ा सा दिक्कत इस बात का फंसा कि ये चलो ठीक है, इन्होंने ज़िंदगी के बारे में बताया, तो क्या इवोल्यूशन हमने कुछ सीखा? अब बगल में बैठे हैं 4 साइंटिस्ट, तो देख रहे हैं कि ये मलिच तो कुछ और बता रहा है, मेरी बात कोई करने ही ना दे रहा। वो कहा ठीक है, तुम बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा देखो, अब एवोल्यूशन के सिद्धांतों के बारे में खतरनाक लोग आने लगे। अब इवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में जैसे लेमार्क साहब आगे, डार्विन साहब आगे, म्यूटेशन की थ्योरी तैयार हो गई। और वहीं पर आप आगे बढ़ते चले गए तो आपको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आ गई। इस प्रकार से ये जो बना हमारा पूरा का पूरा एक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन आ गया। तो केमिकल जो कीमोसिंथेसिस जो चल रहा था, कीमोजेनेसिस खत्म, इन लोगों ने डुल्ले डूबा। बायोलॉजिकल जो आया वो बायोलॉजिकल एक एवोल्यूशन हुआ जो इन्हीं चारों साइंटिस्टों को लेकर के पढ़ना रहा हमको। लेमार्क, डार्विन, म्यूटेशन थ्योरी और हमारा जो सिंथेटिक, नेचुरल सिंथेटिक जो हम पढ़ेंगे, यानी जो मॉडर्न सिंथेटिक ही पढ़ेंगे, ये इस चारों में पढ़ेंगे जो कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। अब देखो, लेमार्क कहता है कि किसी चीज़ को जो यूज करोगे ना, तो वो चीज़ जब तुम यूज़ करते हो मुन्ना, तो वो चीज़ आपको कंटिन्यू यूज करना है। ये ना करो कि मतलब किसी चीज़ से आप अभी, जैसे मान लो कि कोई चीज़ है, ठीक है, अगर नल है, नल कहीं लगा है, नल को जब तुम नहीं चलाओगे तो एक दिन समय ऐसा है कि नल बेकार हो जाएगा। समझ, जिस चीज़ का यूज़ आप कंटिन्यू कर रहे हैं दैट विल ग्रो मैनी टाइम, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। अब जिसका यूज़ नहीं करोगे ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने अच्छा खासा उदाहरण भी लिया था अपने जिराफ चाचा का। जब नेचुरल डिजास्टर आया, धरती पे घास उस कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे? उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दे मर जाएं, या तो ज़िंदगी जीना है तो पेड़ों का शिकार करो पत्तियों पर। तो जिसने अपने ज़िंदगी पर कंपटीशन नहीं किया विलुप्त हो गए, और जिन्होंने शिकार करना चाहा, अपने ज़िंदगी में कुछ बनना चाहा, उन्होंने कंपटीशन किया पौधे के साथ और लीफ पर झटक्का मार मार के गर्दन को ऊंचा कर दिया। और आज सबसे लंबी नेक वाली जो जानवर है हमारा जिराफ है। तो इसने प्रूफ किया कि मैंने सिलेक्शन किया, नेचर ने मेरा सेलेक्ट कर दिया मुझे, क्योंकि मैंने कॉम्पिटिट किया, तब जा कर के मैं आज ये सिलेक्ट हो गया। हालांकि इनके द्वारा जो सिस्टम दिए गए, लेमार्क ने, जो फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, एक नेचुरल के मतलब नेचुरलॉजिस्ट होते थे, तो इन्होंने बहुत अच्छा जो लेमार्क साहब का अपना सिद्धांत रहा, अच्छे से उन्होंने मतलब खेल बनाया कि हाँ क्या होता है, कैसे टाल हुए लीफ को खाया, सारी बातें हो, ये तो अपनी बात है। हालांकि इन्होंने एक चीज़ कहा था, ये मुझे अभी याद है, एक साइंटिस्ट नहीं है बल्कि इसे उन्होंने, एक होता है जर्म प्लाज्म, आप जानते होंगे। जर्म प्लाज्म दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा जेनेटिक सेल होता है ना, वो क्या होता है कि जो एक वेस्टमैन साहब थे, उन्होंने भी इसी से थोड़ा प्रभावित हुए इनसे, वेस्टमैन साहब। हालांकि जो जर्म प्लाज्म जो था, इन्होंने ही एक बात बताई थी कि सर जो जर्म प्लाज्म होता है ना, अगर जर्म प्लाज्म में कोई बदलाव होगा तो वो आगे जनरेशन में चला जाएगा। लेकिन 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक सोमैटिक, एक जर्म, ठीक है। सोमैटिक में कोई भी चेंज होगा कैन नॉट बी गोज फ्रॉम द 1 जनरेशन टू अनदर। छिपकली है, छिपकली का तुम पूछ गलती से कटिए, क्या सारे बच्चे पूछ कट्टे पैदा होंगे? जी नहीं, क्योंकि ये जो कटा है ये सोमैटिक सेल में हुआ है, तो सोमैटिक कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन अगर जर्म सेल में हुआ तो कैन भी ट्रांसफर, वो जर्म ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बातें इन्होंने अपने खुद के अच्छे साइंटिस्ट जो वेस्टमैन साहब थे, उन्होंने इसको थोड़ी बहुत इस बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लेकिन अब धीरे धीरे जब डार्विन आ गया, तो डार्विन साहब को आप जानते हो कि चार्ल्स डार्विन नाम थे इनका। अब चार्ल्स डार्विन अकेले नहीं थे भैया, देखो ये जो उनका जो व्याज रहा है, इनको जल यात्रा जो रही है, उस जल यात्रा से ये आए थे। और इनको जो है HMS, ध्यान दीजिए, HMS, ये इनका जो व्हीगल जो कह सकते हैं, जो जिससे बैठ कर आए थे, उस शिप का नाम था। तो शिप का नाम कभी कभी पूछा जाता तो रट लीजिए इसका, HMS व्हीगल, HMS व्हीगल। इस विमान से, इस जहाज से, उस शिप से ये आए थे। और आते आते कहाँ पर आए थे? गैलापागोस आइसलैंड पे पहुँच गए थे। और गैलापागोस आइसलैंड से धीरे धीरे, चूँकि ये साउथ अमेरिका के बिल्कुल करीब में ही है, तो वहाँ से ये पैसिफिक ओशियन से आए थे। और इन्होंने उन्हीं के बिल्कुल
कह सकते हैं कि उसी टाइम पीरियड्स के दौरान एक और आया था जिसका नाम था वेलेस साहब, वेलेस। तो अल्फ्रेड वेलेस भी वहीं सीधे सीधे सेम विजिट किया था, उन्होंने भी किया था। लेकिन ये था कि हाँ सेम विजिट करोगे तो क्या मेरे साथ जाओगे, वो दादा थे तो ये कुछ और थे। तो ये इन्होंने कहा देखो वेलेस तुम ऐसा है बेटा ना, तुम वेलेस, तुम अल्फ्रेड वेलेस हो, तुम भी चलो, तुमको भी जहाज़ मिलेगा, लेकिन तुम मलाया आर्कीपेलागोस आइसलैंड पर आओ, और तुम जब आओगे तो तुम इंडियन ओशन पे पहुंचोगे और मैं जाऊंगा पैसिफिक पर। तो इनका थोड़ा डिफरेंस रहा है। तो ये जो दोनों डार्विन और वेलॉस साहब थे, इन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया था कहीं ना कहीं पॉपुलेशन थ्योरी को भी। पॉपुलेशन थ्योरी ऐसा नहीं, पॉपुलेशन थ्योरी देखिए इसमें मैं थोड़ा सा अगर बताऊं कि ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी इस पे होते हैं। जैसे कि इसमें मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं डार्विनिज्म के जो थ्योरी है उसके लिए दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो ये बताते हैं कि देखो सर एक नेचुरल सिलेक्शन होगा, नेचर आपका खुद सिलेक्शन करेगा, आपको तनी भी हस्तक्षेप नहीं करना है। दूसरी चीज़ तुमको ये करना पड़ेगा, तुम जाओगे ब्रांचिंग डिसेंट करा लोगे। कहा ठीक है उसमें क्या है। तो जब ये हमारा नेचुरल रिसोर्स के लिए जब हम आते हैं तो दोस्तों नेचुरल रिसोर्स में धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हो तो उसको अलग अलग सिद्धांत मिल जाते हैं। अगर आपको नेचर सेलेक्ट करा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ उसके कहते थे तुल्यांक मान उसके मान होंगे। वैसे नहीं कि सभी लोग सेलेक्ट हो जाओगे। उन्होंने कहा देखो वहाँ जाना है तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म को बात करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है सर कर लेंगे। उन्होंने कहा मैं फिंचेस की बात करूँगा, डार्विन फिंचेस की बात करेगा। कहा वो भी चलेगा सर। उन्होंने कहा सर देखिए तुमको आना है तो मैं कुछ तुमको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस माइक्रोब्स की बात कराऊंगा। कहा चलेगा भाई। फिर धीरे से कहा कि और क्या होगा, कहा एवोल्यूशन पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस की बात मैं करूँगा। ये चार जो मापदंड हैं इन्होंने कहा ठीक है करेंगे सर नो प्रॉब्लम। कहा अच्छा हाँ तब ठीक है। अब कहा कि जब तुम आगे बढ़ते हो ना तो तुमको पहले मैं इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म की बात मैं कराऊंगा। देखिए इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म क्या है दोस्तों, दो आधार पर समझिए। जब इंडस्ट्री नहीं लगी थी बिफोर इंडस्ट्री, और एक जब इंडस्ट्री लग गई 1920 के बाद, और एक हमारी कब बनी 1950 के पहले की बात है। क्योंकि 50 तक या पहले कहाँ हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं थी। तो कहा कि ठीक है चलेगा बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा देखो हम दोस्तों क्या करते थे कि जो जब हमारे पास इंडस्ट्री नहीं लगी थी तो पोल्यूशन क्या था, कम होता। जाहिर सी बात है पोल्यूशन कहाँ रहेगा। तो लाइकेन जो होते थे ना वो पेड़ के जो बार्क होते थे उस पर कवर कर लेते थे, चारों तरफ ढक लेते थे। जब वो ढक लेते थे ट्री को तो बिफोर यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जब बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले पोल्यूशन नहीं था। और जब पोल्यूशन ही नहीं था तो कहीं ना कहीं जो वाइट वाले जो विंग्ड होते थे हमारे, देखो वाइट विंग्ड थे, जिसके पास सफ़ेद कलर के जो विंग्ड होते थे वो बेचारे हमारे जो मोथ होते थे बहुत ही ज़्यादा क्लाउडली या कह देते थे कि बहुत ही ईजिली जो कैमोफ्लेज होते थे, यानी अपने कलर को चेंज कर लेते थे। समझिएगा वो अपने को वाइट वाले क्या करते थे चेंज कर लेते थे इस प्रकार से जो लाइट बैकग्राउंड के चलते तो उसमें बदल लेता था। जब तक आप देखें, जबकि जो डार्क वाला था वो बेचारा कहाँ कर पाएगा, पोल्यूशन था ही नहीं, पूरा क्लियर दिखाई पड़ता था। कहीं पर डार्क पड़े रहोगे तो हम जान जाएंगे यहाँ पर है, उनका शिकार आसानी से हो जाता था। तो वहाँ पर देखा गया कि वाइट वाले की जो संख्या थी उस समय बहुत ज़्यादा हो गई और डार्क वाले मारे जा रहे थे, उनका शिकार हो जा रहा था। धीरे धीरे प्रोसेस होने लगा। अब वहीं पर जैसे अब इंडस्ट्री लग गई, 1920 का दशक आ गया। 1920 में थोड़ा सा घबराहट हो गया। क्या हुआ दोस्तों कि पोल्यूशन बढ़ गया। भाई फैक्ट्री लगेगी, धुआं निकलेगा, सब अलग अलग प्रकार के गैसेस निकलेंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा। और जब पोल्यूशन बढ़ने लगा तो लोगों ने कहा भाई अब लाइकेन तो डिसअपीयर हो गया, अब बार्क पे कौन जाएगा, बार्क को कौन चारों तरफ से कवर करने लगेगा। तो इस प्रकार से जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला ट्री पर, तो वो हमारा बिकम कैसा हो गया, बार्क हो गया। और बार्क हो जाने से आपने देखा कि वाइट जो विंग्ड वाले जो हमारे मोथ थे दोस्तों, ये क्या कर लेंगे ईजिली प्रेडेटेड कर लिए गए। अब इनको आसानी से पकड़ा जाने लगा और ये बेचारे मारे जाने लगे। और धीरे धीरे इनकी जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। अब ये कहीं ना कहीं क्या थे, अब ये जो हमारे डार्क थे ना ये कैमोफ्लेज नहीं थे। अब दोस्तों कैमोफ्लेज मतलब ही यही होता है कि वो अपने आप को छिपाते थे, यानी अपना रंग रोहण करके गायब हो जाते थे, कोई जान ही नहीं पाता था। अभी तुम कहते हो ना गिरगिट ने अपना कलर बदलना शुरू कर दिया, तो गिरगिट क्यों बदलता है, अपने आप को छिपाना चाहता है कि कोई शिकार न कर पाए। ये तमाम चीज़ें चलने लगी तो ये बातें शुरू हो गई। हालांकि ऐसे ही माइक्रोबियल जो एक्सपेरिमेंट था उसमें भी बहुत सारे ऐसे कल्चर मीडिया रख दिया गया। कल्चर मीडिया में देखा गया कि कैसे वो चेंज मीडियम करते थे और अपने आप को धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ाते थे तो कॉलोनी तैयार हो जाती थी। और फिर धीरे धीरे जब प्रोसेस बनी तो इसमें नए इन्वायरमेंट में देखा गया कि यहाँ माइक्रोब डेवलप कर रहे हैं उसमें, तो ये अलग अपना मेथड हो जाता है। पेस्टिसाइड ऐसे रेजिस्टेंस वाले हमारे होते थे, उनका भी यही था। लेकिन दोस्तों जब आगे बढ़ते हो तो आपको एक सिद्धांत आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, म्यूटेशन। म्यूटेशन होता क्या है, देखिए म्यूटेशन एक सडन चेंज होता है
किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अचानक सा जो बदलाव दिखाई देता है उसी को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, जो कोई ह्यूगो डिवेरिस साहब ने बताया था। ह्यूगो डिवेरिस ने अपना एक सिद्धांत दिया कि हाँ चलो भाई एक बदलाव हुआ है जो पास होता है इस थ्योरी में, और उन्होंने कहा सर देखिए इसमें क्या होता है, ये इवनिंग प्राइमोर्स एक होता है उस पौधे पर इन्होंने किया, किस पर किया, इवनिंग प्राइमोर्स पर अपना एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा हाँ म्यूटेशन एक रिजल्ट है इवोल्यूशन का, म्यूटेशन एक रिजल्ट है इवोल्यूशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूगो डिवेरिस के द्वारा दिए गए वक्तव्य हैं ये, तो रट लीजिए कि म्यूटेशन इज ए स्टेटमेंट, म्यूटेशन इज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द ह्यूगो डिवेरिस। उन्होंने एक दिया था साल्टेशन बता दिया, उन्होंने कहा कि हे गिव अ टर्म साल्टेशन कहा गया। साल्टेशन मतलब इन्होंने बता दिया कि हाँ फॉर द सिंगल स्टेप, इन्होंने कहा एक सिंगल स्टेप होगा और वही लार्ज म्यूटेशन बना देगा। छोटी सी आपका स्टेप बनेगा लेकिन बहुत बड़ा म्यूटेशन आपके सामने क्रिएट कर देगा। अब ये जो ह्यूगो डिवेरिस ने कहा तो क्या कहा, लार्ज डिफरेंस कहा, धीरे धीरे लार्ज डिफरेंस होगा, राइजिंग करेगा और आपके सामने एक अलग सा रूप दिखाई पड़ेगा, तो उसी को म्यूटेशन शब्द के द्वारा बताएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको मेरे हिसाब से म्यूटेशन वाला बात समझ में आएगी। लेकिन जब मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की बात करते हो, यानी आज प्रेजेंट टाइम में जो सिंथेटिक थ्योरी की बात करते हो, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ही होते हैं, एक साथ मिलकर के तब वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाए, यानी द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड एज द स्पेशिएशंस कहा जाता है। रट लीजिए, द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड एज द स्पेशिएशंस कहा जाता है। क्या क्लियर है? लेकिन कौन कौन से कलेक्टिवली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे भैया नए स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए? तो इसके लिए बहुत सारी बातें होंगी। हाँ म्यूटेशन होगा, इसमें क्या म्यूटेशन तो बता दिया हमने, कहा जीन माइग्रेशन हो गया, आपका जीन कहीं दूसरे स्थान पे चला गया, इंडिया का चला गया, साउथ अफ्रीका में घूमने जानवर यहाँ पर चला गया, अपना जीन माइग्रेट करके चला आया, तो ये भी चलता है ना। तो जीन माइग्रेशन करवा लिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट करवा दिया, कुछ बदलाव उसमें भी चले गए, ड्रिफ्ट के द्वारा हो गया, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी करवा लिया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, आपका जेनेटिक मटेरियल किसी के और साथ रिकॉम्बिनेंट कर गया, तो अभी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी करवाता है, एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन करवा देगा, और साथ में साथ आप देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन तो कर ही रहा है ना। तो ये जो बात हो रही है नेचुरल सिलेक्शन वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें मिल करके एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, स्पेशिएशंस के रूप में जाना जाता है। अब एविडेंस एवोल्यूशन के लिए बहुत है। अगर आप एवोल्यूशन की एविडेंस मांगोगे किसी से कि लाइए मुझे मोदी जी आप बताइए कि पुलवामा जो स्ट्राइक हुआ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक में कितने जवान मरे थे, अब इसका तुम मुझे एविडेंस मांग रहे हो यार, देश का जो गौरव है उसके तुम रिजल्ट मांगते हो मुझसे, उठा उठा के पटकेंगे मोदी जी लोगों को, है ना। तो ऐसे एविडेंस मांगा गया कि इवोल्यूशन करवा रहे हो तो कैसे मानूं मैं? तो उन्होंने कहा देखो कंपैरेटिवली मैं एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी को आधार बना के बता दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कहा फिर उन्होंने कहा पैलियो बॉटनिकल में स्टेट बना दूंगा, द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड द पैलियो बॉटनिकल, पैलेंटोलॉजी, जो फॉसिल का तुम अध्ययन करते हो पैलेंटोलॉजी है भाई, उसका जो स्टडी ब्रांच में होता है पैलेंटोलॉजिकल स्टडी होता है ना। अब कहा कि ठीक है, दो आधार मैंने कहा कि मॉर्फोलॉजिकली और उसके जो एनाटॉमी को ले लिया आपने, पैलेंटो बॉटनिकली आपने ले लिया, पैलेंटोलॉजिकल की बात आपने कर ली, ठीक है और कुछ करना चाहोगे? उन्होंने कहा देखो मैं एम्ब्रियोलॉजिकल बात करूंगा कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो इज विच ब्रांच इज कॉल्ड द एम्ब्रियोलॉजिकल। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसी से कौन बना, कैसे बना, क्यों बना, ये जानना भी एक एम्ब्रियो की अवस्था में जानकारी हो। कहा कि ठीक है सर, और कहा कि बायोकेमिकल ये भी तो एक हमारा तरीका बनेगा। तो उन्होंने कहा ऐसे सारी बातें रखेंगे। और जब आपने पहली मरतबा कहा कि मैं एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी लूँगा, तो उन्होंने कहा देखो होमोलोगस ले लूँगा और एनालोगस ले लूँगा। कहा कि होमोलोगस ठीक है सर, होमोलोगस में मैं क्या जानूँ? तो उन्होंने कहा देखो जानो ना, होमो माने होता सेम और लोगस माने आर्गन, यानी कि स्ट्रक्चर हैविंग द कॉमन ओरिजिन। तुम्हारी ओरिजिन कॉमन हो गई भाई, किसके साथ? या सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर आपका दिखाई पड़ रहा है, बेसिक प्लान बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, बट डिफरेंस फंक्शन काम देखो लग तो रहे हो, दोनों हाथ हमारे पास है, दो ये हाथ जानवरों के पास है, मेरा काम अलग है, उनका काम अलग है, लुक हमारा सेम हो सकता है लेकिन हमारा फंक्शन क्या होगा, अलग होगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो फोरलिम्ब होता है किसका, वर्टिब्रेट का, उनका कुछ अलग हो जाएगा और उनका कुछ अलग हो जाएगा। अच्छा फोरलिम्ब आप समझते हो, जैसे आपका हाथ जो है ये आप देख सकते सब, तो आप कुछ और करोगे ना, वहीं पर कोई और कुछ और करेगा, तो यानी ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जो लुक होंगे वो तो दिखने में एक होंगे लेकिन काम अलग होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं।
मैंने जो बताया ध्यान समझिए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा गया। अब बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बता ही दिया भाई। ये फोर लिम्ब वाला ध्यान रखिएगा, जैसे मैन है, चीता होता है, वहीं पर आप देखेंगे जो बैट है, इन सब के लुक अलग होंगे लेकिन इनका अलग अलग काम अपना होता है। तो ये चीज़ें उन्होंने अपने टर्म में बताया। और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हो तो यहाँ पर आता है कि फिर सर होमोलोगस तो समझ में आ गया, हम देख रहे हैं काम अलग कर रहे हैं, ठीक है। एनालोगस क्या कहता है, उन्होंने कहा देखो मुन्ना, एना कहता है कि डिफरेंट ओरिजिन, तुम्हारी ओरिजिन ही डिफरेंट है, और जब तुम्हारी ओरिजिन डिफरेंट होगी तो कहीं ना कहीं एक कॉमन फंक्शन होगा। अलग अलग देख रहे हो लेकिन काम एक कर रहे हो। तितलियों के पर अलग हैं, पक्षियों के पर अलग हैं, काम दोनों सेम। फ्लाई तो इसकी ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, यानी काम कैसा है, सेम होता है। तो ऐसे में कहते हैं, इसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपके सामने ऐसे हो जाता है जैसे वर्टिब्रेट में, और आपने कहा बटरफ्लाई के केसेस में, यानी आर्थ्रोपोडा के केसेस में। यहाँ सब आप जो अलग अलग हुआ था, कहीं पर फ्लाई कर रहा है तो कहीं पर वो काम अपना कुछ और कर रहा है विंग्स के रूप में। तो ये दोस्तों आप इसको समझिए कि बहुत आसान है। एनालोगस होमोलोगस तो बचपन से पढ़ते चलो। इसमें क्या पैलेंटोबायोलॉजिकल जो होता है भी एक प्रकार से कह दीजिए कि बेस्ट एविडेंस होता है, जिसमें आप फॉसिल की बात करते हो कि हाँ कोई भी पैलेंटोलॉजी मतलब फॉसिल की बात करता है, कोई जानवर कब मरा था, कहाँ मरा था, यानी ऑर्गेनिज्म की जो ओरिजिन कब से हुई है ये पता करना। जैसे कोई पत्थर है, पत्थर पे कोई एक छाप बन जाए, इंप्रेशन छप जाए, आप लाए कार्बन डेटा से कंफर्म किया कि इसकी उम्र क्या है, एज क्या है, किसका है, ये तमाम चीज़ों का जब आप अध्ययन करते हैं उसके प्रिंट को पता कर लेते हैं कि हाँ कितने वर्षों का है, ये तमाम चीज़ हमारे किसके अंदर आते हैं, तो इसी को बनाया जाता है। खास तौर पर जो ये बनते हैं सारी चीज़ें, जो रॉक वगैरह प्रिंट वगैरह, तो ये सेडिमेंट्री रॉक पर ही पाए जाते हैं। हालांकि अलग अलग लेवल पर आपको देखेंगे कि कभी टॉप लेयर पर कुछ और मिल जाएंगे, मिडिल लेयर पर जाते हो तो वेरियस फॉसिल फाउंड होते हैं इन द वेरियस सेडिमेंट पर। एक ऐसा तो है ना कि हाँ टॉप पर कुछ और मिला और नीचे चले जाओ तो कुछ और मिला, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों जैसे ऊपर चले जाओगे तो वहाँ पर कुछ और होगा, नीचे आओगे तो कुछ और हो जाएगा। अब दोस्तों ये बात तो समझ में आएगी कि हाँ ठीक है सर, रॉक्स जो होता है कहाँ से आया, तो रॉक्स को मैंने कह दिया कि सर ये फ्रॉम द सेडिमेंट आया। एक वर्षों में या ओवर द बहुत सारे वर्ष में ये बनते चले जाते हैं, चढ़ते 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 फिर एक दब जाता है जानवर, तो उसके जो प्रिंट बनते हैं उसके फॉसिल को कहा जाता है। फॉसिल का अध्ययन करते हैं पैलेंटोलॉजी में, और फिर हम धीरे धीरे कन्फर्म करते हैं कि इसकी उम्र क्या, एज क्या है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गया। हालाँकि जो एज होता है किसी भी फॉसिल का दोस्तों, इसको हम लोग क्या करते हैं, कैन बी डिटरमाइन, इसको डिटरमाइन कर लिया जाता है। बहुत सारे अलग अलग ट्रिक होते हैं। जैसे कि अगर मैं वहीं पर आगे थोड़ा सा बात करूं तो एक कार्बन डेटिंग, अभी मैंने बताया कार्बन डेटिंग से कर सकते हो, या इलेक्ट्रॉन स्पिन रिस्पॉन्स भी करवा सकते हो। तो ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, रिलेटिव डेटिंग भी होता है इसमें। ये सब चीज़ें किसी की उम्र को पता करने का एक अच्छा, सच्चा, बेहतर टेक्निक है। किसको, फॉसिल को जानने का तरीका है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी उसी में आता है कि ये एम्ब्रियो किसका बना है। तो कहा गया देखो भैया, जो एक एम्ब्रियोलॉजिकली जो आप बात करते हो ना, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये आ जाता है, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी होगी। अब यहाँ पर बताया गया कि हाँ अर्नेस्ट हाइकल ने इसके बारे में पहली मरतबा एम्ब्रियो के बारे में बताया कि हाँ दोस्तों क्या होता है कि कोई जानवर है जो हमको लगता है कि ओरिजिन ऑफ रिसेप्चुकल जो पॉलीजन होती है उसकी, उसी को बताया कि हाँ ये जानवर है। इस जानवर का बिल्कुल थिन एम्ब्रियो, इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या है, उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज को पकड़ा और उस एम्ब्रियोनिक स्टेज को देखा गया कि यहाँ रिपीट कर रहा है, यानी उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को तैयार कर दिया गया। और जब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ द एम्ब्रियो को लेकर काम करते हो तो हम कहते हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकल, हम इसको क्या कर रहे हैं, एक स्टडी या एविडेंस के रूप में यूज़ कर रहे हो। क्या क्लियर है बात यहाँ तक। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जब आगे और बढ़ते हो तो यहाँ पर एक आते हैं बायो या कहते हैं बायोजेनेटिक या बायोजेनिक लॉ भी होता है इसी में। अब बायोजेनिक लॉ को भी मैंने आपसे बताया था कि एम्ब्रियो जो होता है कैसे वर्टिब्रेट में सिमिलर होते हैं। अब वर्टिब्रेट में एम्ब्रियो सिमिलर हो जाता है किसके साथ, क्योंकि उसके पास गिल्स पाए जाते हैं। अब गिल्स पाया जाना साथ ही साथ उसके पास गिल स्लिट है, कहाँ पर होता है, तो बताया बिहाइंड द हेड, बिहाइंड द हेड पाया गया। तो कहा गया इसमें क्या वर्टिब्रेट में होता तो होता रहेगा। तो ऐसे धीरे धीरे बताया गया कि जैसे जो फिश होती है, फिश हमारी जब एडल्ट हो जाती है तो उस अवस्था में कैसे देखने को मिलता है कि वहीं पर अवस्था में मौजूद है। यानी कुल मिला करके हम लोग जब एम्ब्रियो अवस्था में देखते हैं कि किसका निर्माण कैसे हुआ, उसके शरीर के स्ट्रक्चर्स में वो ऑर्गन कहाँ पे है, इसमें यहाँ पर है, यानी कहीं ना कहीं इनका जो डेवलपमेंट हुआ होगा, इवोल्यूशनरी जो हुई होगी सेम चीज़ों से हुई है। यानी ओरिजिन ऑफ जो पेरेंट्स होंगे वो सेम होंगे, बस कन्फर्म हो जाता है कि इनका फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इसके द्वारा हो गया। तो ये हमारा कहीं ना कहीं दोस्तों एक प्रोटीन और जीन वगैरह जब हम ले करके ये डिस्कवरी करते हैं कि हाँ इनका निर्माण कैसे हो, तो कहीं ना कहीं इसको बायोकेमिकल एक एविडेंस के रूप में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये बायोकेमिकल जो एविडेंस हुआ है ये भी एक डाइवर्स ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ये सब चीज़ें जानने की कोशिश की जाती है।
अब प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि सर ठीक है सर, ये आर्टिफिशियल जो सिलेक्शन आप करवा रहे हो उसका क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कभी भी जो आप कराओगे, जैसे बहुत सारे होते हैं ना, मैन है तो मैन में ब्रीड होता है, एनिमल्स में आप देखेंगे, प्लांट्स में देखोगे, तो ये जितनी सारी चीज़ें होती हैं उसमें आप क्या चाहते हो? बेस्ट क्वालिटी ढूंढ रहे हो। वो बेस्ट क्वालिटी कहाँ से मिलेगी? दो अलग अलग जाति उठाओ, क्रॉस करवाओ, नया तैयार करो, हाइब्रिड तैयार करके रख दो, ये चीज़ें बन जाती हैं, जिसकी वजह से आप देख पाते हो कि हाँ ये क्वालिटी आपको सामने दिखाई पड़ते हैं। हालांकि इसके लिए हार्डी-विंगर का अपना एक क्वेश्चन रहा है। हार्डी-विंगर साहब कहते हैं कि देखो जीन माइग्रेशन करवा लिया आपने, कहा ठीक है करवा लेंगे, जीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करवा दिया, जेनेटिक को आपस में मिलवा के रिकॉम्बिनेशन करवा दिया, चलेगा। म्यूटेशन अभी मैंने बता ही दिया, वो भी इन्होंने फॉर्म कर दिया। म्यूटेशन, सडन चेंज इज कॉल्ड एज द म्यूटेशन। नेचुरल सिलेक्शन आपको करवाना ही करवाना है, क्योंकि आपके अंदर कुछ नहीं है, नेचर जो सिलेक्ट करेगा वही तुम सिलेक्ट हो जाओगे यहाँ पर। जेनेटिक ड्रिफ्ट अभी मैंने आपसे बता ही दिया, ये सब मिल करके कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी फोर्सेस की तरफ संकेत करने का काम करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्या आप जीनोटाइप और फिनोटाइप समझते हैं? जो जीन आप कैरेक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, जो दिखाई ना पड़े, जेनेटिक स्तर पर हैं, जीनोटाइप, फिनो जो अपीयर हो जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसको कहते हैं फिनोटाइप। ये तमाम चीज़ें हार्डी-विंगर साहब ने अपनी क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं रखा इसको, क्योंकि हार्डी-विंगर साहब का एक फार्मूला रहा है। उन्होंने कहा कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq, ध्यान रखना, प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। रेशियो सबका जो सम होगा हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ये चीज़ हमारे हार्डी-विंगर का अपना एक प्रिंसिपल रहा है, जहाँ पर p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होना ही जरूरी है, क्योंकि ये बताता है कि इवोल्यूशन कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होता है, इट इज टेकिंग प्लेस इन द पॉपुलेशन, यानी कि जो ये टेकिंग प्लेस कर कहाँ से? इन पॉपुलेशन, एंड वन आर द मोर फैक्टर क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। किसी की इवोल्यूशन के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, बल्कि बहुत सारे इसमें क्या होते हैं? ऑपरेट करते हैं, तब जाकर के निर्माण होने का काम होता है। ये चीज़ें हार्डी-विंगर ने जब समझा तो चीज़ों को समझाने का काम करते हैं। जब रिकॉम्बिनेंट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंस की जब वो बात करते हैं तो कहते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट तुम बनवाने जाते हो ना, तो गैमेट क्या तुम अकेले बनवा लेते हो? इतने बड़े कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर है क्या मुन्ना? तो कहा नहीं सर, तो उन्होंने कहा रिकॉम्बिनेशन करवाइए। किसका? कहा कि अकर कब होता है? अकरिंग द ड्यूरिंग द मियोसिस। जब मियोसिस होगा तो अकरिंग होगा, दो चीज़ आपस में मिलेंगी, जिसे जीन फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। उसी जीन फ्रीक्वेंसी के चेंजेस को हमने कह दिया ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, जो आप समझ गए होंगे। अब जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया तो इसके लिए बहुत सारे लीडर वर्क का एक्सपेरिमेंट भी रहा है, अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना कंक्लूजन भी दिया है। उस कंक्लूजन को लेकर के हम लोग इस पर चलने वाले नहीं हैं। नेचुरल सिलेक्शन आपको पता हो गया कि नेचर ने कहा कि सर नेचुरल आपको सिलेक्शन करवाना है, इनका सिलेक्शन, जैसे नेचर ने कहा इस जानवर का सिलेक्शन कराओ, इसको रहने दो, इसको जिंदा रहना भी, तो कहा कि सर लेकिन क्या करना पड़ेगा? कहा कुछ ना करवाओ, इसको एक नॉर्मल स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन करवा दो इसको। कहा ठीक है करवा देंगे ना, आपका स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन हो गया। फिर कहा इसका प्रोग्रेसिव या डायरेक्शनली इसका करवा दो, डायरेक्शनल सिलेक्शन करवा दो, ये भी चलेगा, उसी के अंतर्गत आता है। फिर कहा गया इनका डिसरप्टिव सिलेक्शन करवा दो। इन तीनों सिलेक्शनों को हम लोग पढ़ते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन करवाने में बहुत ही बड़े योगदान इन लोगों का, और ये सब मिल करके एक नेचर को सिलेक्ट करवाने का काम करते हैं। तो नेचर ये सिलेक्ट करता है, हमारे आपके हाथ में कुछ भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत बेहतर लग रहे हैं, हम जब चाहें जहाँ चाहें जैसे घूम पाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। नेचर विधाता जो फिक्स किया है वही कर रहे हो, अन्यथा कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तुम बहुत पढ़ने में तेज हो, लेकिन जहाँ अगल बगल रहे तो गंदगी फैली हो, लोग गाली गलौज वाले हों, कितने तुम जीनियस, कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो सब बेकार हो जाएगा। तो नेचर जब आपको सिलेक्ट करता है और जब आप नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को कंफर्टेबल बना लेते हो, तब आप चमकते हो, तब लोग कहते हैं ये गॉड गिफ्टेड आया। तो गॉड गिफ्टेड मत देखो, नेचर ही है जो आपको इस योग बनाने का काम कर रहा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी वही फ्रॉम, अभी मैंने बताया ना कि एक स्मॉल पॉपुलेशन है, एक स्मॉल पॉपुलेशन है जिसमें रैंडम चेंजेस होते हैं उनके जीन फ्रीक्वेंसी में, और जब जीन फ्रीक्वेंसी में ऐसे चेंजेस होते हैं, मे बी द ड्यू टू नेचुरल, हो सकता है कि कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए या कुछ जियोग्राफिकली कुछ बदलाव हो जाए जिसकी वजह से ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम कहते हैं कि सर ये तो हमारा एक नेचुरल क्या हो जाता है, सॉरी जीन जेनेटिक या जीन ड्रिफ्ट हो जाता है। अब जीन ड्रिफ्ट करने के लिए बहुत सारे होते हैं, फाउंडर इफेक्ट हो जाते हैं, वहीं पर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो आपको शायद बॉटलनेक ड्रिफ्ट होता है। तो ये सब अलग अलग ड्रिफ्ट होते हैं जिसको ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं, बस थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट आती हैं बातें उसको समझते हुए मैं आगे चलूँगा। एडॉप्टिव रेडिएशन, आप जानते हो कि एडॉप्ट करना कहाँ तुम ढाल पाओगे, क्या इस
आईएएस का एग्ज़ाम जा रहे हो, तैयारी करने जा रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कि 10 घंटा 8 घंटा बैठ पाओगे? पता लगा तुम 10 मिनट में 5 बार बीड़ी पीने उठते हो, हैं? तो तुम पढ़ पाओगे? ऐसे सिचुएशन में नहीं पढ़ पाओगे लल्लू लाल, भाग आओगे। यानी उस रेडिएशन में अपने आप को तुम कंफर्टेबल नहीं बना पा रहे हो। तब उस लेवल में जब कंफर्टेबल नहीं बना पा रहे हो तो उस लेवल में कंफर्टेबल बनाओ, जहाँ पर आधा घंटा पढ़ के होमगार्ड, सिपाही, दरोगा बन जाओ। दरोगा ना गाओ, दरोगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात मैंने बोल दी। कुछ ऐसे एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करो ना जो आधे घंटे के काम हो। यूपीएससी जिला चलाना है तो बेटा मेहनत करना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डियों को थोड़ा थोड़ा तोड़ना भी पड़ेगा, ऐसा महसूस होना चाहिए आपको। लेकिन आप सोचो कि सुट्टा मारना है 20 बार एक 5-10 मिनट के अंदर और हम निकालेंगे यूपीएससी, तो जाओ कहीं देखो, कहीं फिर अलग सेंटर चले जाओ, वहाँ पर अच्छा खासा मिल जाएगा। तो अडॉप्शन के लिए बहुत सारे, देखो इवोल्यूशन कहता है कि इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज का जो इवोल्यूशन हुआ है आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में आप देख पाते हैं ना, गिवन द जियोग्राफिकल एरिया। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक जियोग्राफिकल एरिया होगा जहाँ से स्टार्टिंग हुआ, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम ए डार्विन फिंचेस। डार्विन ने फिंच कहा, डार्विन के फिंचेस एक सिद्धांत है जहाँ पर जान लीजिएगा एवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। एक पक्षी है दोस्तों जो डार्विन फिंच के नाम से जानी जाती है। डार्विन फिंच साहब कहते हैं कि देखो डार्विन फिंच एक सी वॉच जब करने, अभी मैंने आपसे बताया सी वॉच करने के लिए आए थे और एक जल यात्रा में निकल आए थे, जिस शिप से आए थे उसका नाम भी मैंने बताया। देखा कि एक पक्षी होती है जो डोमेन के नाम पर होती है। कैसे होता है? डोमेन के नाम पर है। इसको आगे जब बताएगा तो बताएगा ये जो है ना दोस्तों, इसकी 18 स्पीसीज हैं। अब 18 स्पीसीज उन्होंने उसी दौरान ढूंढा था ये सब चीज़ें। अब 18 स्पीसीज जिसकी देखिए चोंच के आधार पर, विक के आधार पर हम इसको जानते हैं, जाने के फिंचेस, तो डार्विन फिंचेस बर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसकी 18 स्पीसीज है जो कि आइडेंटिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चोंच। अब इस विक के आधार पर उन्होंने कहा कि ये अलग अलग है। उन्होंने कहा देखो मैं HMS बीगल से आया हूँ, इस पैसिफिक ओशियन पर खड़ा हूँ, इस पैसिफिक ओशियन से मैं गैलापागोस आइसलैंड पे पहुँच चुका हूँ और मैं कुछ ढूंढ के जाऊँगा। उन्होंने कहा डार्विन ने ऑब्जर्व किया एक स्मॉल ब्लैक बर्ड को, और जैसे उन्होंने देखा कि यार ये स्मॉल ब्लैक बर्ड क्या है, ये उनके दिमाग में आया यार यहाँ पर इस तरह कैसे आ रही है। अब उन्होंने कहा यार हाई तो मुझे पता नहीं भाई साहब। उन्होंने कहा ये देखो ये जो गैलापागोस आइसलैंड अभी मैंने आपसे बताया, वहीं पर आप देखिए कि इस प्रकार से इतनी ज़्यादा, जैसे आप देखते हो, जैसे आप जिस एरिया में रहते हो आप देखते हो कि अगल बगल आपके कई सारे स्पीसीज हैं। ह्यूमन एक होगा बहुत काला, एक बहुत कोयला, एक बहुत गोरा, एक मिडिल वाला है। तो अलग अलग जो कलर के आधार पर आपने लोगों को क्या किया, आइडेंटिफाइड किया। ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ, उन्होंने उस वीक के आधार पर अलग अलग लोगों को क्या किया, आइडेंटिफाइड कर दिया। उन्होंने कहा ओरिजिन जो इन लोगों का जो एंसेस्टर रहा है, उन्होंने कहा ये बर्ड है, सीड ईटिंग वाले हैं। कहा ठीक है इसमें क्या दिक्कत है? कहा कि कुछ इंसेक्ट ईट करते हैं, तो कुछ को कहा कि भाई साहब ये लोग कैक्टस को ईट करने वाले हैं। कहा अच्छी बात है सर, तो कुछ फ्रूट खा रहे हैं। तो ये जो अपने आप को नेचर ने उसको सिलेक्ट कर दिया कि तुमको क्या खाना है, ये डार्विन के फिंचेस थे। कुछ तो नेक्टर भी खा रहे थे, फल के अंदर फ्रूट के अंदर निकलने वाले जो फ्लावर्स होते हैं, नेक्टर होते हैं, उसको पी रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो खाने का दायरा सबका क्या है, अलग है, ऑन द बेसिस ऑफ द चोंच। खा रहे हैं अपना, एंजॉय करें, कोई मतलब है नहीं। वीक मॉडिफाइड होता है एज पर फीडिंग हैबिटेट। खाने का जो आदत है उस आधार पर वो हमारा क्या होता है, मॉडिफाइड हो जाता है, कहीं लंबा कहीं कुछ कहीं कैसा। तो ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है ना, ये कौन करवा रहा है? ये नेचर करवा रहा है कि तुमको जिंदा रखना है, रहना है, तो बेटा तुम इस प्रकार से आ जाओ। अलग अलग आ जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल हो जाता है जिसके यहाँ पर पाउच होता है, उसमें बच्चे घुस जाते हैं, उसी में रहते हैं, जो अनमेच्योर्ड हो जाते हैं। फाइनली जब मेच्योर्ड होंगे तो फिर बाहर निकल आते हैं अंडे से। तो ये चीज़ें अलग अलग जानवरों के केसेस में उसको अपने आप को सिलेक्ट करना है, तो अलग अलग सिस्टम बनाएगा। जैसे प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, कुछ प्लेसेंटल मैमल्स के आधार पर हम देखते हैं ऑस्ट्रिया में, तो वहाँ पर आप देखेंगे जैसे मान लो कि एक हमारा पर्टिकुलर है प्लेसेंटल मैमल एंसेस्टर मान लिया। हमने कहा कि यहाँ से होगा ना, क्या होगा कि ओरिजिन सबका यहीं से हो रहा है। अब कहा कि सर जिसके पास प्लेसेंटल है वहीं से कहा गया तुम बेटा मोल भी आए हो, वहीं से कहा कि बेटा तुम जितने भी एंटीरियर भी आए हो सब वहीं से आए, वहीं से धीरे 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 माउस हैं, वहीं से घूमते घूमते आपका ल्यूमर है, फ्लाइंग स्क्वायरल है, ये सब चीज़ें घूम करके चाहे बैक्टर हो चाहे वोल्फ हो, इन सबको बताया गया कि तुम लोग बेटा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुआ, एक जगह है वहीं से धड़ाधड़ सब लोग क्या हो वहीं से आए हो, तो तुम लोगों का ओरिजिन सेम है। ओरिजिन के आधार पर बताया गया ये सारी बातें यहाँ पर बताई जाए कि यहाँ तुम प्लेसेंटल मैमल्स यानी वहाँ से ओरिजिन हुई हो। मार्सुपियल में वही चीज़ें, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में मैंने कहा कि देखो एक पर्टिकुलर जगह है, ये मार्सुपियल एंसेस्टर है, ठीक है। अब यहाँ से कूदते हुए मार्सुपियल मोल आया, यहीं से कूदते हुए आप देखेंगे तो नम्बैट आएगा,
यहीं से कूदता हुआ आपके सामने मार्सुपियल माउस कूद रहा है, यहीं से कूदता हुआ आपको स्पॉटेड कैक्टस मिलेगा, फ्लाइंग फ्लैंगेस्टर था, फ्लॉन्गेस्ट। तो ये जो अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं दोस्तों, ये सब कहाँ से आते हैं? एक पर्टिकुलर जगह से इनकी ओरिजिन हुई है, वो आपके सामने ऐसे पेश हो जाता है। तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, अब अपने आप को ये अडॉप्ट करेंगे। अडॉप्टिव रेडिएशन जो होता है ना, गिवन स्पीसीज, इसको डाइवर्जन के नाम से जानते हैं। तो हर एक अवस्था में अपने आप को वो सर्वाइव कर लेगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एक पर्टिकुलर स्थान पर ही अपने आप को क्या कर सकते हैं, वो सर्वाइव कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं मार्सुपियल कहा जाता है। जियोलॉजिकल भी होता है, जैसे जियोलॉजिकल क्या हो गया, जियोलॉजिकल एक हमारा स्केल होता है, जैसे एक ईरा है ना, उस ईरा से धीरे धीरे एक पीरियड्स बना जिसको इपॉक्स कहा गया। अब वहाँ ईरा से एक पीरियड्स बना, इपॉक्स हो गया, किस समय में कौन बना, किसका ओरिजिन किससे हुआ, इसी को बोलते हैं हम लोग जियोलॉजिकल अवस्था में। तो ईरा है, पीरियड्स है, फिर इपैक्स होता है, ये हमारी अवस्था है। इन तीनों को जब हम बाइफर्केट कर देते हैं तो पता चलता है कि जो हमारा पीरियड्स होते हैं, यानी जो इन्होंने कहा, देखो 3-4 ईरा होते हैं। जैसे मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ, जैसे ईरा के अंतर्गत अगर आप पढ़ोगे तो सीनोजोइक, जो बहुत नया है, सीनोजोइक के अंतर्गत जब आते हैं तो उनको क्वांटरी या टर्सरी ऐसे कुछ को मिल जाते हैं। एक ईरा और आता, ईरा का नाम याद रख लीजिए, पूछा जाता है ईरा कितने होते हैं, नाम बताइए। तो एक तो सीनोजोइक बता देना, एक मेसोजोइक, और एक बहुत ही जो कह दीजिए कि ओल्डेस्ट है, बहुत समय का है, तो उसी ओल्डेस्ट को हम लोग बोलते हैं पैलिनोजोइक। तो आपने तीनों का नाम रट लिया, सीनोजोइक, मेसोजोइक, पैलिनोजोइक। क्या ये तीनों ईरा का नाम रट जाएगा? तो इन्हीं के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हमको किस तरह दिखाई पड़ते हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे हमारी बढ़ती हैं कि एवोल्यूशन में जो हिस्ट्री होता है ना, कि किसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, डिफरेंट वर्टिब्रेट से हुआ, वो सारी चीज़ें हम इसी के अंतर्गत देख सकते हैं कि किस तरह से इनका एवोल्यूशन कौन सा ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत हुआ है। इन सारे ईरा के अंतर्गत, चाहे वो मीजो हो जाएँ, चाहे आप देख सकते हैं कि सीनोजोइक हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं लास्ट वाले जो ओल्डेस्ट होते हैं पैलियोजोइक के अंतर्गत। तीनों ईरा के अंतर्गत सारे ऑर्गन का, सारे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स का कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ है, इसी को हम लोग बता देते हैं। ये बातें हमारी क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज़ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैं आपको बताऊँ, देखो एक साइंटिस्ट को छोड़ दो यहाँ पर, देखो अब इसमें मुझे लगता है कि इस ईरा से लेकर के, ईरा से कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़े, कैसे वो पीरियड्स में आए, कैसे वो कहाँ पर गई, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है बहुत हो गई, इसमें कुछ आगे ना बढ़ो। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि एवोल्यूशन जो हुआ डिफरेंट लाइफ का, यानी एवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट लाइफ फॉर्म, कैसे, तो उसमें पता है कि देखो सर, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स आपने कहा ठीक है सर, कब हुआ था, मैंने अभी आपके सामने बताया था 20 बिलियन ईयर्स हुआ, कहा ठीक है। वहीं पर धीरे धीरे आपने कहा ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में मैंने बता दिया 4.5 बिलियन, यानी सबके निर्माण को मैंने बता दिया कि लाइफ अपडेट कब हुआ, 4 बिलियन, उसके 500 मिलियन बाद मैंने बताया था अभी। अब धीरे धीरे उसमें और बढ़ा, नॉन सोलुलर 3 बिलियन, सोलुलर वाला 2 बिलियन ईयर्स अगो। ये धीरे 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 इनवर्टिब्रेट कब आए, 500 मिलियन, फिर वहीं पर थोड़ा और आगे बढ़े तो आपने कहा कि सर ये जॉलेस वाले कब आए, तो जॉलेस फिश 350, अभी 350 मिलियन ईयर अगो आ गए। यानी इन सब का एक टाइम पीरियड है ना, कब कौन आया है ये जानना, थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसमें धीरे धीरे डेवलप हुआ और यहीं से बनता हुआ शुरू हो गया। जब इवोल्यूशन का जो विकास होता है दोस्तों, ये इवोल्यूशन ह्यूमन का, ह्यूमन का थोड़ा जान लीजिए दोस्तों। हम आप आज जो दिख रहे हैं, क्या पहले से ऐसे हैं? नहीं, बदलाव है। पहले पता नहीं कैसे थे, अब आज कैसे हैं आप देख ही पा रहे हो। कोई हेयर कटिंग है, कोई पता नहीं कौन कौन कटिंग आ रहा है। तो जो आज के समय में ह्यूमन पहले जो हुआ करता ना, उसको एक मैमल्स में रखा गया। उस क्लास को हम बोलते थे प्रीमेट्स में आता है, जिसमें आप देखते हैं आपका मंकी भी है, एप्स भी होता है, ह्यूमन भी होता है ना। तो ये जो हमारा एप्स आता है जिसमें गोरिल्ला है, चिंपैंजीज होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे उसी ह्यूमन से बिलोंग करते हैं, बहुत ही क्लोजेस्ट होते हैं, बहुत ही क्लोज हैं ये सब। तो वहाँ से धीरे धीरे शुरू हुआ था। और हमारा जो दोस्त में कह सकते हैं कौन कौन से सर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो इसमें आप देखेंगे तो ड्रायोपिथेकस होता था, याद करिए, हाँ ड्रायोपिथेकस नाम सुना होगा आपने, ड्रायोपिथेकस था। उसी में आप देखा होंगे रामापिथेकस था। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते देखो जैसे नीचे उतरेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया, होमो हैबिलस हो गया, और होमो हैबिलस के बाद आपने देखा होगा होमो इरेक्टस, ये थोड़ा सीधा खड़ा होने लगा। होमो इरेक्टस जब सीधा खड़ा होने लगा तो उसी के बगल में निएंडरथल आ गए। अब निएंडरथल भी आने लगा, बड़ा तगड़ा ये सब है। निएंडरथल आने के बाद आप देखें क्रो-मैग्नॉन हो गया, फिर आज के समय में जो मॉडर्न ह्यूमन है होमो सैपियंस आ गया। इन सब का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, ये तमाम चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इन लाइन कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपको एग्जाम में आ भी जाता है यहाँ से, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि इन लोगों के समय में जो ड्रायोपिथेकस होते थे, उस ड्रायोपिथेकस की सर क्या थोड़ी बहुत क्वालिटी थी, तो 15 मिलियन से वो आए थे। और जब 15 मिलियन से ये लोग आए थे तो थोड़ा सा सर ये थोड़ा 4 फीट हेरी थे। अब 4 फीट हेरी रहने वाला व्यक्ति कैसे ऑन द फीट
4 फीट वाले रहने वाले, बहुत लंबे चौड़े थे ये, और धीरे धीरे पूरे शरीर में बाल लगा हुआ था। तो ये ड्राइपिथेकस से कूदता हुआ जब ये रामापिथेकस में गया, 15 मिलियन वाले हैं ये, और 15 मिलियन जब आए तो उन्होंने देखा 4 फीट कहते हेयर तब भी था, और ये थोड़े थोड़ा वॉक करते थे, चलते भी थे। अब देखिए बकैया नहीं घूम रहे थे, लगभग आदमी की तरफ देखने वाले हो गए थे ये। अभी धीरे धीरे विकास हो रहा है इनका, फॉसिल ऑप्टेन इनका मिला है, ऐसा नहीं है। जो क्या बोलते वो शिवालिक हिल्स में इन लोगों के फॉसिल मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि शिवालिक हिल में कौन से जो डेवलपमेंट जो ह्यूमंस का हुआ है उसमें कौन से ग्रुप के आए थे। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि हमारे जो बेचारे रामापिथेकस थे उनके भी सब फॉसिल हमको शिवालिक हिल्स में मिल चुके हैं। जब आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस में आते हो तो नाम से लगता था सब ये ऑस्ट्रेलिया से आया, लेकिन नहीं, ये ईस्ट अफ्रीकन में रहने वाले थे। और फर्स्ट ये जान लीजिए बाइपियल मूवमेंट है, दोनों पैर से चलने वाले पहले भी थे। तो पहले मरतबा ये चलना शुरू कर दिए थे। क्रेनियल कैपेसिटी कम नहीं समझिएगा भैया, ये 500 सीसी था, 500 क्यूबिक, यानी अभी 1400-1500 का आप देख पाते हो, लेकिन उस समय ये थे। ये मोट ऑफ स्टोन, यानी स्टोन वेपन्स बना दिया, फ्रूट बनाए ना, फ्रूट खाना शुरू कर दिया। यानी अब लगने लगा कि हाँ इंसान आने वाला है। बस जैसे होमो हैबिलस, उसी के बगल में होमो हैबिलस कूद पड़ा। होमो हैबिलस ने कहा देखो बेटा तुम ऐसा है ना कि मैं ह्यूमन की तरह देखता हूँ, तुम लोग नहीं हो। तो होमो हैबिलस को पूछा गया क्यों भैया? कहा सर मैं होमो की तरह देख रहा हूँ क्योंकि मैं परफेक्ट टूल बनाऊंगा, मैं ऐसे ऐसे धारदार हथियार बनाऊंगा जिस, मेरा ब्रेन भी 650 से 800 सीसी का है, तो मैं तो ह्यूमन की तरह दिखूंगा ना भाई साहब। तो लोगों ने कहा कि ठीक है नहीं ये तो नहीं चल पाएगा, तुम कैसे कहो? डिड नॉट ईट द मीट, मैं मीट खाता भी नहीं हूँ, तो मैं ह्यूमन हूँ। कहा गया अच्छा तो ठीक है तुम जाओ ह्यूमन बनो, अभी आगे कोई आएगा तो बताएंगे। तो जैसे ये पहुँचा हमारा होमो हैबिलस, बस उसी के बगल में कूद पड़ा हमारा कौन? होमो इरेक्टस। अब ये थोड़ा सा सीधा होने लगा। अब इसने कहा हे काकू तुम सब बकैया घूम रहे हो, मैं सीधा खड़ा हूँ, मैं ह्यूमन हूँ, मुझे ह्यूमन स्वीकार करो। मेरी क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी की है, मैं देखो ह्यूमन की तरह सोचता समझता हूँ, मैं इरेक्ट अपनी पॉस्चर बनाता हूँ, ये तुम लोगों के पास कहाँ है लाला? तो उसने कहा सर लेकिन तुम क्या हो? कहा मैं फायर बनाता हूँ, मैं आग बनाने की कोशिश करता हूँ। कहा अच्छा, यानी 1.5 बिलियंस की बातें ये लोग आ चुके थे। अब धीरे धीरे जब कहा कि अच्छा तो तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा मैं देखो फल फूल नहीं खाता हूँ, मैं मांस खाऊंगा। तो कहा अच्छा तो मीट क्यों खाओगे? मैंने आग का शिकार किया, मैं आग जलाऊंगा, मांस उसमें गलाऊंगा और बढ़िया से चाव के साथ खाऊंगा और तुम लोग बैठ के मुंह देखोगे, क्योंकि मैं क्या हूँ? मैं ऐसे हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तो सब और आपकी बातें क्या? कहा देखो मेरे फॉसिल मिलेंगे खुद ही बता दिया, मेरे फॉसिल मिलेंगे और मेरे फॉसिल को लोग कहेंगे जावा मानव आ गया, जावा मैन। अभी जावा मैन आया ऑप्टेन कर लेके 1891 में देखा गया। तो मज़ेदार वाली बात है, जावा मैन 1891 में मिला, होमो इरेक्टस के नाम से घूमने लगा और लोगों को लगने लगा कि हाँ अब कोई सबसे शक्तिशाली धीरे धीरे बनने वाला तो होमो इरेक्टस था। लेकिन कहा कि लेकिन वो तो ख़त्म हो गया, तो निएंडरथल आ गया। निएंडरथल ने कहा मैं हूँ दादा। कहे निएंडरथल क्या ऐसी बात है बेटा तुम्हारे अंदर? उसने कहा देखो होमो इरेक्टस थे वो चले गए, मैं सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में रहने वाला हूँ और मेरा सम्मान करो। मैं लगभग 1 लाख के अगल बगल में आ चुका हूँ और मेरा जो ये खोपड़ी है ना ये मानव के समान है। मतलब एक प्रकार से लगभग आज के 4000 ईयर्स पहले की बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ एगो ये यहाँ पर आ चुके थे। तो ये हमारे जो थोड़े निएंडरथल माने जाते थे कि हाँ इनका दिमाग थोड़ा और तगड़ा था। उन्होंने कहा कि देखिए मैं 1400 सीसी वाला दिमाग हूँ और सबसे पहला ये इनके अंदर एक क्वालिटी थी कि फर्स्ट टाइम इन्होंने कवर कर लिया था अपने पूरे शरीर को, पूरी शरीर ढक लिया। तो यानी लगने लगा कि आदमी है भैया ये जो 4000 ईयर से वो आया है, ये है कुछ नहीं, 1400 सीसी खोपड़ी लेके घूम रहा है। तो निएंडरथल को हम मानो मानेंगे, ये बरीर करता था, मर जाता था कोई तो ले जाता था मिट्टी में दफनाता था। तो लगने लगा यार ये तो दाह संस्कार कर रहा है, यही मानव है। लेकिन अब ये कैसे मानव माना जाए जब क्रो-मैग्नान कूद पड़ा। क्रो-मैग्नान ने कहा दादा तो मैं हूँ, तुम लोग तो बच्चे हो मेरे। कहा क्यों? क्रेनियल कैपेसिटी 1650 सीसी का मेरा है और क्रो-मैग्नान के सामने तुम टिकोगे 1400 सीसी वाले? तुम भाग गया तो भगा दिया। कहा कि देखो मैं गुफा बनाऊँगा, मैं गुफा को पेंट करूँगा, सारी व्यवस्थाएं उसने बना दी कि मैं ऐसे ऐसे काम करना शुरू कर दूंगा। तो ये जब सीजन शुरुआत हो गई ना तो ये पता गया कि लगभग 18,000 ईयर्स एगो की बातें चल रही हैं। चूँकि ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, वहीं पर कोई डिस्ट्रिक्ट है मुझे याद नहीं आता, एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मध्य प्रदेश में भीमबेटका में अभी भी आपको इनके यहाँ पर कुछ प्रिंट मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें धीरे धीरे पता लगा कि नहीं ये जो हमारे क्रो-मैग्नान आना शुरू कर दिए। अब धीरे से कूद पड़ा लल्ला यानी आप
होमो सेपियंस आने लगा। होमो सेपियंस ने कहा बेटा देखो तुम सब बेकार हो, मैं आ गया हूँ 7.5 यानी 75,000 से लेकर के 1 लाख ईयर से गो वाला मैं ही हूँ। तुम लोग बेकार में जाओ, किनारे घूम जाओ, 1350 सीसी का खोपड़ी लेकर मैं आया हूँ। तुम लोग कौन भैया, ये करो मैग्ननवा, चल 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 निकल 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 भागे भाग हट। यहाँ 1 लाख ईयर से गो मैं आ गया हूँ, मैं आते ही एग्रीकल्चर शुरू कर दिया हूँ, मैं खेती करूँगा, मैं ह्यूमन की तरह देखूँगा, मैं अपना सेटलमेंट बना के बैठ जाऊँगा, और तुम लोग आए हो मानव बन रहे हो। ससुर के नाती हम मानव हैं, तुम सब बेकार हो, निकल जाओ यहाँ से। बहुत सारे ऐसे फॉसिल ऑब्टेन भी किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे अलग अलग देशों में भी देखे गए हैं, चाहे वो तंजानिया हो, चाहे वो यूथोपिया हो, ऐसे जगहों पर ईस्ट एशिया में दोस्तों बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं और इनके फॉसिल्स वहाँ पर देखे गए हैं। फिर जा कर के फाइनल जब होमो सेपियंस आप पढ़ते हो तो होमो सेपियंस से किसी को बोलते हो कि हाँ ये होमो सेपियंस है। कुल मिला के खोपड़े का आकार ध्यान रखना, खोपड़ी का आकार कितने सीसी का है, कौन सी एक्टिविटी करते हो, कौन सा ब्रीड करते हो, कौन सा खाना खाते हो, कौन सा मांस खाते हो, कौन सा फूल खाते हो, कौन सा फल खाते हो, तुम क्या समझते हो, तुम कितने इरेक्ट हो, कितने झुके हुए हो, कितने बकरियाँ चलते हो, ये सब अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि बेटा तुम होमो इरेक्टस हो कि होमो हैबिलस हो कि निएंडरथल हो, क्रो-मैग्नन हो कि होमो सेपियंस हो। समझ में आया ना? तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ से किया, बाकी चीज़ों को आपने एज अ पॉडकास्ट के रूप में समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये लास्ट एग्ज़ाम से पहले अगर आप पढ़ लेंगे, ये जो 25-30 मिनट का 35 मिनट का वीडियो रहा होगा, पढ़ लेंगे तो आपका बड़ा मज़ा आने वाला दोस्तों। तो चलिए इसको पढ़िएगा। अभी हमारा आज के बाद पूरा का पूरा 12 का चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम लोग एग्ज़ाम से पहले दोस्तों एक बहुत ही अच्छे और ही बहुत ही फुल एक्सपेक्टेशन के साथ कुछ क्वेश्चन ले करके मैं महामैराथन की तरफ आऊँगा, जो कि कम समय में पूरे चैप्टर को कवर कर दूँगा। चलिए फिर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।